अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और कुछ बाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो हमारे पास डायनेमिक था उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके जो नोट्स हैं मेरे बेटा वो ऑलरेडी मैंने जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाए रखे हैं। हम लोग जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जो है वो वन बाय वन स्टडी करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है और हम उसका एक बेहतरीन जो आंसर है वो यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस बाय फोर्स। कि हमारे पास जो फोर्स है उसकी वजह से हम लोग मोशन के अंदर, ठीक है, क्या चेंजिंग लेके आ सकते हैं। तो देखो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, अगर कोई बॉडी जो है रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो हम उससे फोर्स लगाकर मूव करा सकते हैं, यानी उसकी मोशन स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने हेडिंग दी है स्टार्टिंग मोशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स कैन काज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग। कि एक बॉडी जो रुकी हुई है, स्टेशनरी हालत में है, वो मूव करना स्टार्ट कर सकती है। स्टॉपिंग मोशन, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए हम लोग फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए, उससे बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए भी हम लोग फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो बॉडी की स्पीड को बढ़ाने या कम करने में भी हेल्प आउट करती है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की हमने डायरेक्शन को चेंज करना हो तो उसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, लाइक हमारे पास एक बॉडी इधर को जा रही है, हम उसको फोर्स अप्लाई करके टर्न करवा देते हैं तो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। लाइक यहाँ जा रही थी वो इस तरफ मुड़गी, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर व्हाटएवर हम बात कर सकते हैं। तो ए फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम लोग उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है जिसमें वो आगे कर रही है उसको तब्दील कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है चेंजिंग द शेप और साइज ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स अप्लाई करके, लाइक मेरे पास कोई बॉल है तो बॉल के ऊपर हम लोग फोर्स को अप्लाई करवा कर उसे डीफॉर्म कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग जो स्टायरोफॉर्म है, हमारे पास जो फॉर्म होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोग स्टिच कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स कैन डिफॉर्म और कंप्रेस द ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म या उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये वाली लिखी हुई है तो आप लोग ये वाली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप लोग वहाँ से भी इसको याद आउट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 मिसालें देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बेसिकली ये जानेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो मेरा बेटा हमने जब पढ़ा था उसके अंदर ये पढ़ा था कि ऐसी तमाम के तमाम फोर्सेस वो फोर्सेस दो सरफेस के दरमियान में लगें जब वो दोनों सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो, यानी विदाउट कॉन्टैक्ट वो फोर्स नहीं लगती। जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फिर ही फोर्स लगती है। वो कौन सी होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट फोर्स डेट रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो उन दो जो ऑब्जेक्ट के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास कौन सी होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है। आपको पता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स लगती है वो कॉन्टैक्ट की वजह से लग रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से, वो कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फिर टेंशन फोर्स हमारे पास होती है, नॉर्मल फोर्स आती है, एयर रेजिस्टेंस आती है और अप्लाइड फोर्स आती है। जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमारे पास इसी के अंदर ही आएगी। अब मैंने इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है आगे, आप सिंपली जो है जस्ट यहाँ पर इनके नेम्स भी याद कर सकते हैं। और आपने अगर प्रॉपर एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप इनके डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको पढ़ा हुआ है। वेल उसने सिर्फ पूछा है एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनके नेम और इसकी डेफिनेशन लिख दो, यहाँ तक भी ठीक है। बट अगर आपको करना चाहता है तो इनके डेफिनेशन कर सकता है। मैं डेफिनेशन इनकी रीड आउट कर देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होती है, द फोर्स डेट ऑपोजिट द मोशन बिटवीन टू सरफेस कॉन्टैक्ट। देखो लाइक यहाँ पर हम लोग पढ़ के आए हैं कि इस सरफेस के दरमियान, लाइक कलर चेंज कर लेते हैं, इस सरफेस के और इस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, मतलब जो इसका जो लास्ट नीचे वाला जो पोर्शन के दरमियान जो रगड़ लग रही है, जैसे हम लोग रब हैंड को रब करते हैं
तो दोनों हाथ एक दूसरे को मुखालिफ फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो हमारे पास टाइप ऑफ फोर्स है वो कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स वो होती है कि जो रस्सी की पकड़ होती है, ताकत जो कि ऑब्जेक्ट को जो है वो होल्ड डाउन करके रखता है, वो हमारे पास कहलाती है टेंशन फोर्स। द फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द रोप एंड स्ट्रिंग एंड केबल व्हेन इट इज पुल्ड टाइटली। जब किसी चीज़ को वो पुल करके रखा होता है, वो जो उसे पकड़ के रखा हुआ है, उसे स्टिक करके रखा हुआ है, उसे गिरने नहीं दे रहा, वो जो फोर्स वहाँ पर लग रही है रस्सी के ऊपर, वो कौन सी होती है? टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? फोर्स एक्टिव बाय सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट्स परपेंडिकुलर सरफेस। नॉर्मल फोर्स वो होती है जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर, लाइक ये हमारे पास है, यहाँ पर एक कोई भी टेबल के ऊपर, ये टेबल है लाइक, ठीक है मेरे पास, तो इसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो इस ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कैसे लग रही है? इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स भी लग रही है, जिसे हम लोग नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं। एयर रेजिस्टेंस क्या है? हवा का जो दबाव है, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर हवा लगती है आकर, ठीक है, वो दबाव जो लगा रही है वो हमारे पास क्या? एयर रेजिस्टेंस है। फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ऑपोजिट मोशन, जो कि उसकी अपोजिंग करती है, मोशन को मुखालिफ में पैदा करती है, वो हमारे पास कहलाती है एयर रेजिस्टेंस है। अप्लाइड फोर्स कौन सी है? अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली टू एन ऑब्जेक्ट बाय पर्सन एंड अदर ऑब्जेक्ट। पर्सन से सकती है डायरेक्टली अप्लाई, या किसी भी अदर चीज़ से जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है जी? कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप, एग्जाम्पल कह लें, ठीक है। अब इनको जो है आप लोग अपने जो सिलेबस था, आपके सिलेबस में मौजूद हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं डेफिनेशन, ज़रूरी नहीं है आपने ये वाली करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग आओ तो हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी जो इसी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर हमें इसकी सारी की सारी मिल जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आएँ तो देखें, फ्रिक्शन फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पहले ऑलरेडी यहाँ से याद किया हुआ, तो ज़रूरी नहीं अपने नोट्स से करना है। सिर्फ जो नोट्स मेरा बेटा, उनका ही मकसद है कि आपको डाउट्स क्लियर करवाना, कॉन्सेप्ट आपका बेहतर करना, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्री स्पेस के अंदर। हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। कहता है कि ऑब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन फ्री स्पेस के अंदर, वो कितनी देर तक इस वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो जैसे कि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहती है। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर नहीं लगती। इन फ्री स्पेस, जब हम लोग फ्री स्पेस की बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्सेस नहीं लगेंगी। तो जब नहीं लगेंगी तो वो क्या करेगा? कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी इंडेफिनेटली, ठीक है। तो वो उसको मूव करता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने बात की यहाँ पर कि फ्री स्पेस है, तो फ्रीज का मतलब क्या है? वैक्यूम है, एक्सटर्नल फोर्सेस वहाँ पर नहीं लगेंगी। तो जब नहीं लगेंगी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें इस चीज़ को जो है वो बता रहा है कि बॉडी वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी क्लियर आउट हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। हमारे पास जो इम्पल्स है फोर्स की, वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। वेल आई गेस, एक मिनट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही है। तो इम्पल्स हमारे पास क्या होती है? हम लोग पढ़ के आए हैं कि इम्पल्स क्या होती है, जब भी कोई हमारे पास मोमेंटम में चेंज आए फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास क्या होगा? वो इम्पल्स कहलाएगी। यानी जैसे क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, तो जैसे ही बैट उसे हिट करता है तो बॉल का मोमेंटम चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। असल में देखो, मैथ उसका सेम रहेगा, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो उसकी वेलोसिटी फ्यू सेकंड्स के अंदर चेंज हो रही है। तो जब शॉर्ट इंटरवल के अंदर जब कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? उसमें इम्पल्स हुई है। इम्पल्स कौन सी है? वो फोर्स की इम्पल्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पल्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग बाय बॉडी। हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है किसका?
फोर्स का जो कि बॉडी के ऊपर लगती है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, वो हमारे पास क्या रहती है जी, इम्पल्स। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है जी, इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टी, डेट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमारे पास क्या रहती है, इम्पल्स। इसका यूनिट क्या होगा, एफ का क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड हमारे पास इसका आ जाएगा यूनिट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी क्लियर आउट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई हैव नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ हैव प्रूव ऑन अर्थ। हम लोग जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे। प्रूव करने का मकसद क्या है यहाँ पर, वो ये है कि हम लोग अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे उसको। तो देखो मेरा बेटा, हमें पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहता है कि अगर सिंपली बात करूँ तो हमारे पास फ्री स्पेस चाहिए, है ना, जैसे हम लोगों ऊपर बात की। तो फ्री स्पेस की क्या है कि हम लोग सारी चीज़ों को निकाल दें, यानी वैक्यूम के अंदर। तो ज़मीन के ऊपर तो वैक्यूम नहीं सकता, क्यों, यहाँ पर ग्रेविटी भी है, फ्रिक्शन भी है, तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल मेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मूविंग मोशन in motion will continue to move with constant velocity unless act by unbalanced forces। unbalanced forces कह लो, external forces कह लो, सेम लफ्ज़ है। ठीक है, however on earth there are always forces acting on objects। हमारे पास अर्थ के ऊपर हमेशा ऑलवेज हमेशा जो है वो फोर्सेस आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती रहती हैं, सच एज ग्रेविटी है एंड फ्रिक्शन है, और भी बेशुमार है, बट जनरली यहाँ पर हम लोगों ने यही बात की है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, अर्थ की बाउंड्री के अंदर है, तो उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शन। दीज फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट। यहाँ तो उसे एक्सेलरेट कर सकता है, करेगा, तो यहाँ उसे डी एक्सेलरेट करेगी, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोग उसको कभी भी नहीं कह सकते कि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन है कि फ्री स्पेस हो। तो जब फ्री स्पेस होगी तो ये फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, अनबैलेंस फोर्सेस हैं, वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो ज़मीन पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम लोग जो है इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस लगती रहती हैं, कभी वो स्पीड अप हो जाता है, कभी वो स्पीड डाउन हो जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, जिस वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस होगा। तो जब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ वहाँ पे होल्ड ही नहीं करेगा। जब होल्ड ही नहीं करेगा तो आप उसको प्रूव ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 5 था आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश बैक इन दी सीट इनटू द सीट बेल्ट वाई। कहते हैं आप कार के अंदर बैठे हुए हो, एकदम से आप लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, वो रुकी हुई थी पहले लेकिन आपने अचानक उसे एक्सेलरेट किया, तो आप लोग पीछे की तरफ क्यों जाते हो, सीट्स लगते हो। उसकी रीज़न क्या है, कहता है व्हेन अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। हम लोग जब कार को रुकी हुई कार को चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, योर बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। आपकी बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से, जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज न्यूटन इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो कहते हैं कि बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहने की कोशिश करती है, कब तक, जब तक उसकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है, द सीट होएवर इज एक्सेलेटिंग विद द कार, क्योंकि सीट भी जो है एक्सेलेट कर रही है, एज ए रिजल्ट द सीट पुशेस अगेंस्ट योर बैक, तो वो पुश करती है आपके बैक को, काजिंग यू टू एक्सेलेटिंग अलॉन्ग विद कार, तो वो आपको जो है उकसाती है, किस लिए कि वो कार के साथ आप भी मूव करो, तो इसलिए आपकी जो बैक है वो जो सीट होती है उसके साथ जाकर टकराती है। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि आपकी बॉडी क्योंकि रेस्ट पर होती है तो वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि कार मूव कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो सीट्स हैं वो भी साथ ही मूव करेंगी, तो वो जो है आपके बैक के साथ, आपकी बैक जो कमर है उसके साथ टकराती हैं, जो कि आपको उकसाती हैं, कहती हैं कि आप भी मूव करो। समझ आ गई बात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज़ अ नेट फोर्स। कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो फोर्स एक्सप्रेस करता है वो कौन सी है, नेट फोर्स है। वाई इट इज़ सो, वैसा क्यों है, हम लोग नेट फोर्सेस क्यों कहते हैं। देखो मेरा बेटा, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है सॉरी हमारे पास, वो हमें बताता है एक्सेलेरेशन जो कि प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो डायरेक्टली पोर्शन किसके, जो नेट फोर्स लग रही है, और इनवर्सली पोर्शन उसके मास के। अब नेट फोर्स का मतलब क्या है, तो वो तमाम की तमाम फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही हैं। अगर तो फोर्सेस उसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर ही रहता है, ठीक है, यहाँ वो कंटिन्यूसली मूव कर रहता है,
जो कि हमें क्या बता रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो हम लोग नेट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक टाइम पे एक फोर्स लगनी होती थी। लाइक हम लोग अगर एक्सेलरेट दे रहे हैं, ठीक है, अब एक्सेलरेटर दे रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ वो फोर्स लग रही है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, ड्रैग फोर्स भी लग रही है। तो हम लोगों ने हमेशा उसकी जो है वो तमाम फोर्सेस को लेकर चलना है। तो जब तमाम फोर्सेस को लेकर चलना है तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, नेट फोर्स का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ states that the acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to its mass। हमारे पास ये उसका लॉ है जो हमें बताता है कि एक्सेलरेशन जो डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, वो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा मतलब उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और उसमें उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जितना उसका ज़्यादा मैस होगा। ठीक है, द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। If the net force is zero, the object will either remain at rest or continue to move with constant velocity। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, अगर वो वैल्यू ज़ीरो नेट फोर्सेस की तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा या वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका जो कंसेप्ट था वो क्लियर आउट हो चुका होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये जो टॉपिक है हमने जो था आपने जो जहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन वाला, वहाँ पर भी इसको जो था बड़े अच्छे से स्टडी किया था, और मैंने वहाँ पर भी लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो इस बारे में इसकी रीज़न भी यहाँ पर भी मेंशन की गई है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास होता गया कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन को रेजिस्ट करता है, यानी फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की रोलिंग ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है उसकी मोशन को रेजिस्ट करे, वो क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जबकि ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो जब उसको रेजिस्ट करेगी वो क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन भी है कि रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस। आप लोग इनकी डेफिनेशन लिख भी सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली इनकी रीज़न भी लिख के इसकी सिर्फ रीज़न भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ जनरली मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज, क्योंकि द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसका जो हमारे पास एरिया कॉन्टैक्ट करता है सरफेस के साथ, वो लाइक इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले इसकी एग्जांपल दी भी हुई है, तो लाइक हम लोग इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक ये देखें, और एक सरफेस मेरे पास यहाँ बन गया है, हम लोग अब बनाएंगे इसका स्लाइडिंग वाला पोर्शन। तो ये ठीक है, अब देखो इसका जो एरिया यहाँ पर लग रहा है सरफेस के ऊपर वो थोड़ा है और इसका बहुत ज़्यादा है, तो मतलब इसके ऊपर जो रगड़ लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी बनिस्बत इसके। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बेटर देन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, कम से कम फ्रिक्शन लगती है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द सरफेस इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द सरफेस, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। इस वजह से क्या होता है, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो कम से कम लगती है, और क्या होता है, आपको बेटर जो है वो एफिशिएंसी मिलती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, तो मेरे बेटा जब भी कोई चीज़ जो है वो उस पर अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है मूव कर रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जो लग रही है, ठीक है, और इसके ऊपर जो हवा का दबाव लग रहा है, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, उस टाइम पे वो जो वेलोसिटी इसकी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी होगी ना, वो हमारे पास कहलाएगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर इसको पढ़ के भी आए थे, जैसे हम लोग यहाँ से कर रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक, तो हम लोगों ने इसको बड़े अच्छे से यहाँ पर डिस्कस भी किया था। तो खैर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी रीच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द फ्लूइड। फ्लूइड कौन सकता है, वो पानी भी सकता है, और वो एयर भी सकती है और पानी भी सकता है। व्हेन अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ बैलेंस्ड बाय द ड्रैग फोर्स, जब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ड्रैग फोर्स है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, दोनों हो या इनमें से एक हो, जब उससे बैलेंस हो जाएगी फ्लूइड की एट टर्मिनल वेलोसिटी, हमारे पास वो कहलाएगी वो टर्मिनल वेलोसिटी। द ऑब्जेक्ट इज़ नो लॉन्गर एक्सेलेटिंग, उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो आई होप आपको टर्मिनल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था वो समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट के लगने वाली जो ग्रेविटेशन फोर्स है
और उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है दोनों बैलेंस हो जाएंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो उस टाइम हमारे पास क्या लाएगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हमारे पास जो है जी एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जो मूव करते हैं स्पेस के अंदर, वांट टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हेड रॉकेट। वो जो हमारे पास जो स्पेसशिप से बाहर जो काम करने के जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो जब वो अपनी स्पेसशिप की तरफ वापस लौटने जाते हैं तो वो फायर हेड करते हैं अपनी बैक साइड पर ताकि आगे की तरफ मूव कर सकें। तो ये सारा का जरा सिस्टम जो है किस वजह से होता है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इन वट डायरेक्शन डज द फायर रॉकेट्स, कि जो रॉकेट्स होंगे वो किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो फायर करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर उसने जो है अब इस तरफ मूव करना है तो रॉकेट को जो दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा। ये हमें कौन मिलता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी एक्शन हैविंग ए रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है ताकि वो अपनी स्पेसशिप की तरफ जा सकें। तो एस्ट्रोनॉट शुड फायर द रॉकेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्पेसशिप, वो स्पेसशिप की ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। दिस विल क्रिएट्स अ फोर्स दैट प्रोपेल द एस्ट्रोनॉट टूवर्ड द स्पेसशिप, जो उनको स्पेसशिप की तरफ ले जाएगा। और ये सारा का सारा किस लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हर एक जो एक्शन है उसका रिएक्शन होता है, लेकिन उनकी सिमत क्या होती है, मुखालिफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर था उसमें जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ आते होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट बेस्ट लेक्चर के। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर कोई मैंने लफ्ज़ जो है वो स्किप वगैरह कर दिया हो तो उसकी वजह ये है कि आपके रिकॉर्डिंग के वक्त हमें सारे जो फैंस वगैरह ऑफ करने पड़ते हैं, तो गर्मी की वजह से ऐसा इशू हो जाता है। तो आई होप आई यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए जैसे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।